जाएगी, इसका बस इंतजार करें हम। राजीव जी, बीजेपी के सामने इस वक्त बहुत गंभीर संकट है, और ये इतना ही गंभीर संकट है जो 4 जून को हुआ उसको समझ नहीं पाए। अगर कॉफी हाउस से ये कह दिया जाए कि कल से आप कॉफी नहीं बेचोगे, तो क्या करेगा? कौन जाएगा वहां? बीजेपी के साथ यही हो गया है कि उनकी हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स नहीं चली। जहां जहां नरेंद्र मोदी ने नफरत वाले भाषण दिए, बहस चुरा लेंगे, वो घुसपैठिए, मंगलसूत्र, उन सब जगह से बीजेपी हार गई। अयोध्या हार गए, 62 सीट उत्तर प्रदेश में थी, 33 रह गई। तो अब पूरा अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक पूरी जो राम की बेल्ट है, वो बेल्ट पूरी हार गया। तो बीजेपी के सामने एक अभूतपूर्व संकट है। अब जो एक नई राजनीति उभर कर आ रही है, उसमें बीजेपी मिसफिट है। उसमें केवल बीजेपी नहीं, उसमें आरएसएस का 9 दशक का पूरा जो उनका विमर्श है, उसके सामने संकट है कि सामाजिक न्याय का मुद्दा अब राष्ट्र की मुख्य धारा में है। अब ये क्षेत्रीय पार्टियों का मुद्दा नहीं है, अब ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पे है। तो ये संकट है बीजेपी के सामने, बड़ा संकट है। अभी तक इनको, और अभी भी इस एक मीडिया का इनको समर्थन मिलता रहा है। वो मीडिया जितना समर्थन करेगा, उस मीडिया की उतनी विश्वसनीयता भी कम होगी। तो ये एक अभूतपूर्व संकट बीजेपी के सामने है। अब एक एक करके हम जरा एक आध दो चीजें करते हैं। मान ली चंपई सोरेन का मैं उदाहरण दूं। चंपई सोरेन जी चश्मा बनवाने दिल्ली आए थे, मालूम पड़ा कि चश्मा उनका कलकत्ता में ही बन रहा था। वो शुभेंदु अधिकारी से ही मिले थे। अब उन्होंने बीच में एक खबर आई कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे। अब दूसरी खबर आ रही कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं 30 तारीख को। कितने एमएलए जाएंगे, कितने नहीं कह सकते, लेकिन अब वो एमएलए के जाने का कोई औचित्य नहीं है अब, क्योंकि अब तो विधानसभा अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो कितने एमएलए जाएंगे, वो एमएलए कब तक रहेंगे, उसका कोई अब औचित्य नहीं है। चंपई सोरेन अगर अलग पार्टी बनाते तो जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए समस्या बनती, एक आंशिक रूप से ही सही, क्योंकि वो अपनी पार्टी में आदिवासियों के केंद्रित विचारधारा को रखते, जल जंगल जमीन की बात को रखते। जो उनका थोड़ा बहुत एक हिस्से में आदिवासियों में पकड़ है, उसका वो वोट हो सकता है कि काटते भी कुछ। लेकिन अगर वो बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी में जाने के बाद चंपई सोरेन जल जंगल जमीन का नारा नहीं लगा पाएंगे। अब वो बीजेपी की आइडियोलॉजी के नेता होंगे। तो इसलिए अब जेएमएम को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई परेशानी की बात नहीं है। और वहां पे पहले से 4 या 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनमें से एक ये भी होंगे। आपस में संघर्ष होगा, कौन आगे निकले, कौन पीछे निकलेगा, कौन कहाँ बैठेगा। तो झारखंड से ये कहानी है। महाराष्ट्र की चर्चा आप कर रहे थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो मूर्ति गिरी है वो एकनाथ शिंदे के बेटे के कोई मित्र हैं, उनको शिवाजी की मूर्ति बनाने का ठेका दिया गया था, जिनकी उम्र 24-25 साल है। ये ऐसी रिपोर्ट्स कुछ मीडिया सेक्शन में दिखाई दी है। तो शिवाजी की मूर्ति का और शिवाजी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बनेगा। तो जहां पे परेशानी नहीं है, वहां पे बीजेपी परेशानी इनवाइट कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दे दिया, कल बयान आया, आज फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाशें लटकी हुई हैं।
कंगना रनावत जो कह रही थी किसानों की लाशें, किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, तो लाशें तो यूपी में लटक रही हैं। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री तो भी वहां पे ऐसा हो गया था, बदायूं में शायद, तब तो अखिलेश यादव का इस्तीफा मांग लिया गया था। ये बताया जा रहा है कि दो लड़कियां जन्माष्टमी का झांकी वगैरह देखने निकली थी, उसके बाद वो लौटी नहीं, उनकी लाश लटकी मिली। तो जहां भी आप ये देखिए कि बीजेपी जा रही है और वो समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। बंगाल का मामला देख लीजिए। बंगाल के मामले में ठीक है, मैं मानता हूं कि पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, पुलिस को संवाद करना चाहिए छात्रों से, कोई भी छात्र हो, किसी की भी पार्टी के हो। लाठीचार्ज कोई सलूशन नहीं है, संवाद करना, जबकि आपको पहले से मालूम है कि उनका जुलूस निकलेगा, उनका प्रदर्शन होगा, संवाद करना चाहिए। लेकिन वो कौन लोग हैं? ये जो पश्चिम बंगाल छात्र समाज है, ये कौन है जो आंदोलन कर रहा है? इसका बहुत ये रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, यही आंदोलन को लीड कर रही है। इसका गहरा ताल्लुक बीजेपी, आरएसएस और एबीवीपी से है। पत्थरबाजी जो लोग कर रहे हैं, वैसे वीडियो आ रहे हैं कि जो एबीवीपी का जो गमछा होता है उसको पहने हुए थे, और उसमें एक शख्स हैं शुभांकर हल्दर, जो 3 लोग जिन्होंने कल आज का जो मार्च है उसको प्लान किया था, उसमें एक शख्स हैं शुभांकर हल्दर। शुभांकर हल्दर मीडिया को कह चुके हैं कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं जी। तो आप देखिए कि किस स्टेज पे कहां तक इनकी समस्याएं हैं। विदेश नीति की बात में जो हुआ वो तो शकील जी ने बता ही दिया। एक छोटी सी बात ये है कि जिसको मैं यहाँ कह भी चुका हूँ कि देखिए, विदेश नीति का 2 बड़े महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। एक राष्ट्रहित है नंबर 1, और दूसरा है सॉवरेनिटी। भारत की अपनी सार्वभौमिकता, उसको विदेश नीति में कभी भी खोया नहीं जाता है किसी के भी सामने जी। और आप देखिए कि किस तरीके से भारत की सॉवरेनिटी, भारत की सार्वभौमिकता को गंवाया जा रहा है। क्या आप अमेरिका को जवाब दें? उसके बाद जब ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति सवाल उठाते हैं कि आपको रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, तो हमारे विदेश मंत्री एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल वजह से नहीं, वो एनर्जी पॉलिसी है हमारी। आप किसी को एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? ये भारत का सॉवरेन राइट है कि वो कहां से तेल खरीदे, कहां से नहीं खरीदेगा। वो पॉलिटिकल फैसला हो या इकोनॉमिक फैसला हो या एनर्जी क्राइसिस का समस्या हो, ये भारत का सॉवरेन राइट है। और मुझे याद आता है राजीव जी, वो 80 के दशक का मामला है कि इंदिरा गांधी व्हाइट हाउस में गई हुई थी, रोनाल्ड रीगन पीछे खड़े हुए थे, और इंदिरा गांधी वहां पे खड़े होकर ये कह रही थी कि रूस से, यूएसएसआर था उस वक्त, यूएसएसआर से हमारी पुरानी दोस्ती है, वो दोस्ती कायम रहेगी, अमेरिका से भी हम दोस्ती अच्छी करना चाहते हैं। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, रोनाल्ड रीगन सर नीचे करके और ऐसे हाथ मलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये भारत का नेतृत्व रहा है, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि भारत, जो शकील जी कह रहे थे कि भारत की इज्जत होती थी। एक लोकतांत्रिक सेकुलर कंट्री है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, उसकी इज्जत होती थी भारत की। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की इज्जत होती थी जी। भारत इतना ऐसा रोल भारत ने विश्व मंच पर निभाया कि फिलिस्तीन को गैर अरब कंट्रीज में भारत पहला कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज किया था। हिम्मत की बात थी उस वक्त। बांग्लादेश जिस तरह से बना है वो भी देखिए, और आप एक नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी को देखिए कि ना राष्ट्रहित उसमें
दिखाई दे रहा है, ना उसमें भारत की सार्वभौमिकता की रक्षा दिखाई दे रही है। और ये गंभीर सवाल है, इसमें कमेंटेटर्स को लिखना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ जी कि किसी प्रधानमंत्री ने विदेश के मंच पे या विदेश के किसी अपने समकक्ष नेता से बात करते वक्त भारत की सॉवरेनिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सब के चलते जब राहुल गांधी जो है सरकार पे हमला करते, सरकार विचलित होती है। हम लोगों ने पॉडकास्ट किया और उसमें बताया कि सरकार राहुल गांधी के ऊपर किस तरीके के हमले और क्यों हो रहे हैं। तो आने वाले वक्त में और खासकर विधानसभा के चुनाव के बाद स्थिति और जो है मोदी साहब की कमजोर होने वाली है। जी जी बिल्कुल, यही समझने की कोशिश कि आखिर बार बार नरेंद्र मोदी